हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मिनरल रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगला वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली थी, बहुत सारे मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने पढ़ ली थी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज का मार्केट का एक्सेस सबके लिए ओपन कर देना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मतलब अब ट्रेड जो पहले एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड था, अब वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो गया। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। As a result of process of globalization since 1980s and 1990s, not just capital but service, labor and resources began to freely move from one country to another. The main stress of globalization was the increasing competition between the national and international firm. We can understand globalization in two ways. देखो, ग्लोबलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ना तो सिर्फ कैपिटल बल्कि सर्विस, लेबर, रिसोर्सेज, ये सब के सब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाकर जो है वहां पर क्या हो सकता है, अपना ट्रेड वगैरह जो है कर सकते हैं। ठीक है, पहले उतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। अब आपके जैसे 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सब कंट्रीज ने क्या किया कि हाँ, दूसरे कंट्री का सामान हमारे कंट्री में आकर बेचा जा सकता है, बेच सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन से पहले ये जो टैक्सेशन जो सिस्टम था ये इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है, एक कंट्री से कोई सामान अगर दूसरे कंट्री में आती है तो उस पर टैक्स लगता है। जैसे अगर आप किसी फॉरेन, जैसे मान लो इंडिया में आईफोन अगर नहीं मिल रहा होता, मान लेते हैं, अगर आपको एक आईफोन खरीदना है, एप्पल का फोन खरीदना है, तो एप्पल का फोन आप कहाँ बनता है, अमेरिका में बनता है। तो अगर आप अमेरिका से कोई सामान अगर मंगाते तो जब वो सामान इंडिया में आता तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ता, टैक्स पे करना पड़ता। तो अभी भी करना पड़ता ही है, जैसे आप कोई फॉरेन से कोई सामान मंगाते हो ना, तो उस पर आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण टैक्सेशन सिस्टम में इंक्रीमेंट जो है हुआ था। ये जो ग्लोबलाइजेशन, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। देखो, एन इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस अंडर विच प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम इंटरनेशनल। देखो, एक तो इकोनॉमी के कारण, दूसरा पॉलिटिक्स के कारण। जो प्रोडक्शन है सामानों का वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है हो गया। बैरियर्स इन मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस कैपिटल लेबर थ्रू द कल्चर वेर रिड्यूस्ड सो दैट ऑल दिस कुड बी एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड विदाउट हिंड्रेंस। अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, टैक्सेशन सिस्टम तो आ ही गया, हर चीज पर टैक्स लगना चालू हो गया। लेकिन हाँ, पहले क्या था कि आप अपने सामान को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर जगह पर बेच सकते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद भले ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपका सामान अब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर आपका सामान जो है बिकना चालू हो जाएगा। जैसे एमडीएच मसाले, आपने सुना होगा एमडीएच मसाले। तो ग्लोबलाइजेशन जब नहीं हुआ था तो एमडीएच मसाले सिर्फ इंडिया में ही बिकते थे, लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एमडीएच को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं जहां पर सामानों को आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, तो भले ही एमडीएच मसाला अगर अमेरिका जा रहा है तो उसको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एमडीएच मसाला जो है वो क्या हो गया, इंटरनेशनल ब्रांड हो गया, आप दूसरे कंट्रीज में भी बेच सकता है, उसकी मार्केट बढ़ गई। ठीक है, तो भले ही ग्लोबलाइजेशन के कारण आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन आपको इसके कारण से प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि सामान के बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलिसीज टू इनहेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन विच वी ऑल्सो कॉल लिबरलाइजेशन पॉलिसी। और लिबरलाइजेशन पॉलिसी ही जो है सरकार लाई थी, क्यों, ताकि सारे दुनिया का मार्केट जो है बाहर के कंपनीज हमारे इंडिया में आ सके, हमारे इंडिया की कंपनीज बाहर जा सके, इसीलिए हर कंट्री ने लिबरलाइजेशन को फॉलो किया था। चलो, अब आगे देखते हैं, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में क्या क्या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, उसके बारे में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखो, one of the feature of the industrial development is that one few industries develop in place, they many other get attracted to the some location। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी एक लोकेशन पर अगर कोई एक इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो वो इंडस्ट्रीज अपने साथ बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज जो है लेकर आती है। ठीक है, कैसे अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है,
मान लो एक ऐसा लोकेशन है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पहले अच्छी नहीं थी, वहां पर किसी ने एक इंडस्ट्रीज लगा दी। अब जब इंडस्ट्रीज लगाएगी तो वहां पर लोगों का आना जाना होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पहले सुधरेगी, सरकार सुधारेगी। दूसरा, जब बहुत सारे व्हीकल्स चलेंगे, बहुत सारे मशीनें चलेंगी, तो उनको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी, तो पेट्रोल डीजल स्टेशन ओपन होंगे। उसके बाद लोग अगर आना जाना करेंगे, उनको खाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो होटल वगैरह ओपन होंगे। फिर ऐसे करते करते क्या होता है, जब एक इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वो इंडस्ट्रीज अपने साथ क्या करती है, और भी बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज को जो है क्या करती है, अपने साथ जो है लाती है। दिस इज बिकॉज स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेयर पार्ट, ट्रेड फैसिलिटी एक्सेट्रा, इन सब के कारण से होता है। Become available at the location. As a result, industrial center turns into the large cities and the spread into the nearby areas. पहले एक इंडस्ट्रीज छोटे से एरिया में चालू होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, एक बहुत बड़े सिटी में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। प्लस वो तो सिटी डेवलप्ड होती ही है, साथ ही साथ आसपास का एरिया भी क्या होता है, डेवलप जो है करता है। दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप, द गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्प डेवलप सच रीजन। और ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है, ये पॉसिबल कैसे हो पाते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हेल्प से जो है पॉसिबल हो पाते हैं, अदरवाइज उनके हेल्प से ये, विदाउट उनके हेल्प के ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। When a particular industry is developed at a fast pace, keeping in mind the totally available resources, that they are the area called the industrial region locally। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन किसको बोलते हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जिसको हम लोग डेवलप करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, जिसके कारण से वहां के लोकल जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग एक्सेस कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर कोयले जो है, कोयले के रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो अगर उस आसपास अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन बोलेंगे। जैसे किसी जगह पर जो है टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रीजन बोलेंगे। जैसे कोई एक ऐसा लोकेशन है जहां पर सोने, चांदी, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के ज्यादा रॉ मटेरियल मिलते हैं, तो उस रीजन को हम लोग सिल्वर इंडस्ट्रियल रीजन बोलेंगे, गोल्ड इंडस्ट्रियल रीजन बोलेंगे। तो जब किसी एक लोकेशन पर कोई रॉ मटेरियल मिलता है और उसी के बेसिस पर उस आसपास अगर कोई इंडस्ट्रीज लगा दी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन जो है हम लोग बोलते हैं। अब उसी इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में देखते हैं। देखो, तो हमारे इंडिया में ये 7-8 कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जिसके बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 7-8 ही इंडस्ट्रियल रीजन है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मेजर है, फेमस है, बहुत पुराने हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, देखो, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। अब आपको पता है कि मुंबई और पुणे दोनों कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है, ये महाराष्ट्र में पाए जाने वाले रॉ मटेरियल के बेसिस पर बना हुआ इंडस्ट्रियल रीजन होगा। देखो, दिस रीजन एक्सटेंड बिटवीन नासिक, सोलापुर ऑफ विच मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोलाबा, अहमदाबाद, सतारा, सांगली, जलगांव डिस्ट्रिक्ट आर अ पार्ट। इस इंडस्ट्रियल रीजन के इतने सारे जो हैं, ये सब प्लेसेस क्या है, इसके पार्ट हैं। इंडस्ट्रीज हैव ग्रोन एट अ रैपिड पेस इन दिस रीजन। इस रीजन में क्या हुआ है, जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत तेजी से क्या हुआ है, ग्रो किया है। मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। ये जो मुंबई है, ये हमारे इंडिया का क्या है, कमर्शियल कैपिटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, पोर्ट भी है, यहाँ से बहुत ज्यादा सामान जो होता है वो क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को जाती है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीजन। ये जो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है ना, ये हमारे इंडिया का क्या है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से भी ये फेमस है। द सीड्स ऑफ इट्स ग्रोथ वेयर सोन इन 1774। इस चीज की शुरुआत जो है, इस इंडस्ट्रियल रीजन का जो बीज है वो 1774 में जो है बोया गया था। द ब्रिटिश बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्ट इन मुंबई। जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुंबई को एज अ पोर्ट की तरह बनाना स्टार्ट किया था। The second phase of development began in 1854 when Kawasji Dabur set up the first modern cotton textile mill. सबसे पहला जो फाउंडिंग स्टोन है इस इंडस्ट्रियल रीजन के डेवलपमेंट का, वो 1774 में ब्रिटिशर्स ने तैयार किया था,
उसके बाद 1854 में जो कवासजी डाबर थे, कवासजी डाबर जी ने क्या किया था, सबसे पहले जो है इंडिया में और मुंबई में टेक्सटाइल, मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश जो है किया था। Soon Mumbai become India's largest cotton textile producing center of India, और साथ ही साथ ये पूरे इंडिया का क्या बन गया, सबसे बड़ा जो है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर जो है बन गया। In 1955, India's first atomic power plant was set up at Trombay near Mumbai। आपको पता होगा कि इंडिया में क्या पूरे एशिया में सबसे पहला जो एटॉमिक पावर प्लांट था वो इंडिया में ही सेटअप किया गया था 1955 में। एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इट इज, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था अप्सरा। ठीक है, अप्सरा करके था। इट इज ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक अवेलेबल इलेक्ट्रिक पावर, और इसका मोटिव क्या था, इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट करना इसका मोटिव था। In 1961 to 1960 as a part of third five-year plan, Asia's largest nuclear reactor was set up in तारापुर। इसके बाद तारापुर में जो है क्या किया गया, एक और जो है न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप किया गया। ठीक है, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमारे एशिया में इंडिया मुंबई में बना था, न्यूक्लियर रिएक्टर भी सबसे पहले जो है बना था, यहीं पे दोनों चीजें बनी थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर दोनों पहले ही बनी थी। The chemical industries began to develop in 1967। साथ ही साथ केमिकल जो इंडस्ट्रीज है वो 1967 से वहां पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। पेट्रोलियम प्रोडक्शन बिगेन एट द मुंबई हाई पेट्रोलियम फील्ड इन 1976। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में मुंबई के पास एक प्लेस है जिसको हम लोग बोलते हैं मुंबई हाई। तो मुंबई हाई एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो है 1976 से जो है ऑयल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया गया था। Establishment of these industries led to establishment of the many other industries। ये जो इंडस्ट्रीज जो सेटअप हुई, इन इंडस्ट्रीज के कारण और भी अदर इंडस्ट्रीज क्या होती गई, यहाँ पर जो है सेटअप जो है होती गई। The region today has a number of industries such as engineering, goods, petroleum processing, petroleum chemical, leather, plastic, medicine, fertilizer, electrical, shipbuilding, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉप, वेजिटेबल्स, ऑयल, ऑटोमोबाइल, जर्मेनियम, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा ये दुनिया भर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर मुंबई में आपको मिलेगी। द लार्ज एंड द फेमस हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज कॉल्ड बॉलीवुड इज लोकेटेड इन मुंबई। इसके अलावा मुंबई में क्या है, बॉलीवुड, जिसके बारे में आप मूवीज देखते हो, गाने सुनते हो, तो उसका सबसे बड़ा जो हब है, सेंटर है, वो कहाँ पर है, मुंबई में जो है लोकेटेड है। द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। अब आगे देखते हैं हुगली इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। The industrial growth of this region has been much slower than the Mumbai-Pune industrial region, but it is India's first industrial zone। अगर हम लोग मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन से हुगली का कंपैरिजन करें तो ये क्या है, मुंबई और पुणे इंडस्ट्रियल रीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो डेवलप हुआ है, लेकिन ये इंडिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल जोन था। This region extends as a narrow belt running along the river Hooghly with Kolkata, Howrah and its nucleus। Hooghly is the spine of this region। मतलब इस रीजन का हुगली और कोलकाता जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और इस कोलकाता का जो हुगली है, हुगली को आप बोल सकते हो कोलकाता की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि कोलकाता में हुगली रिवर फ्लो होती है और हुगली रिवर के किनारे ही कोलकाता बसा हुआ है। तो बहुत सारा जो काम होता है वो हुगली रिवर से जो है होता है। जैसे हुगली रिवर्स के थ्रू सामानों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और भी बहुत सारे मेजर काम जो है वहीं से होते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिगेन इन दिस रीजन 1962 टू 1994 व्हेन एन इनलैंड रिवर पोर्ट वाज डेवलप्ड। देखो हुगली नदी में जो है डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुई थी, 1962 से 1994 के बीच में, जब हुगली रिवर पर क्या बनाया गया था, इनलैंड रिवर पोर्ट, मतलब नदी के ऊपर में पोर्ट बनाया गया था। जैसे अभी तक आपने ओशन पे सुना होगा, ठीक है, वहां पर जो है हुगली रिवर पर बनाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ दिस रिवर पोर्ट मेड कोलकाता अ लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर इन दिस रीजन। जैसे ही हुगली रीजन पे वहां पर पोर्ट बना, अब कोलकाता, वहां के पूरे कोलकाता का क्या मतलब पूरे वेस्ट बंगाल का क्या हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिटी जो है, इंडस्ट्रियल हब जो है बन गया, सिर्फ और सिर्फ इसी रिवर के कारण। देखो रिवर के कारण क्या हुआ, सामानें आराम से आ जा सकती हैं, सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कम पैसे लगते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो एक हुगली रिवर ने पूरे कोलकाता के रूपरेखा क्या कर दी, चेंज कर दी। The main industrial center in this region are Haldia,
श्रीरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नैथती, टीटागढ़, सूर्यपुर, क्या दिया है, बज और क्या दिया, बिरलांगर, बंसरबिया, ये सब वहाँ के क्या हैं, मेजर इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं। मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन दिस रीजन बट द जूट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। कोलकाता में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उन सब इंडस्ट्रीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो है कॉटन की इंडस्ट्रीज, जूट की इंडस्ट्री। 70% ऑफ जूट प्रोडक्ट आर फाउंड इन दिस रीजन। हमारे इंडिया में जितने भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसका 70% ऑलमोस्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन्हीं रीजन पर जो है होता है। After partition of India in 1947, the region faced for some years the problem of the shortage of the jute, as most of the jute growing area went to the Bangladesh, then East Pakistan. पहले क्या था कि ये जो हमारा इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, तो जब पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ, इंडिया का आधा रीजन पाकिस्तान में चला गया। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, उसी तरीके से एक है ईस्ट बंगाल। तो उस समय जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, जो आज के देश में आप जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हो ना, वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो हमारे इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो जिन जिन जगहों पर जो है जूट का प्रोडक्शन होता था, उसका मेजर पार्ट जो है बांग्लादेश में चला गया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण से हमको कुछ साल तक जो है जूट का प्रॉब्लम जो है, शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, तो वहां पर धीरे धीरे जूट का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और फिर हमारे पास शॉर्टेज जो है नहीं हुई। कोलकाता एंड टीटागढ़ हैव 25 फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस हाई एंड ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल। कोलकाता और टीटागढ़ में 25 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करती हैं, कॉटन प्रोड्यूस करती हैं और अच्छी क्वालिटी की करती हैं। This is also considered by many as the best reason for the engineering goods industries in India. ये भी बहुत फेमस है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक पंप सेट्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, फैंस, कार, फोटो पेट्रोकेमिकल्स, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग सब यहाँ पर होता है। India's earliest car manufacturing unit, Hindustan Motor Limited, was located in Uttarpada Garden Reach. Shipbuilding companies make the variety of warship, cargo ship, fishing, travel, ये सब वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। हल्दिया is being developed as the India's largest oil refinery center and the petrochemical centers. हल्दिया याद रखना आपको, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, बैंगलोर कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन। बैंगलोर और कोयम्बटूर, बैंगलोर जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है और कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में आता है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन पास पास हैं, इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन सेटअप हुआ है। Bangalore is the capital of Karnataka and the Coimbatore is the chief industrial center in Tamil Nadu. तमिलनाडु का मेन प्लेस है कोयम्बटूर और बैंगलोर तो आपको पता है कर्नाटक की राजधानी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस अलोंग द स्ट्रिप बिटवीन द टू सिटीज। अब यहाँ पर जो है दोनों सिटीज के बीच में क्या क्या आ गया है, इंडस्ट्रियल प्लेस जो है डेवलप जो है किया गया है। दिस रीजन इज द चीफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द लॉन्ग Producers of the cotton, small garment units have been strung in the towns and the villages of the region. यहाँ पर छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे रीजन्स पर जो है गारमेंट्स के मतलब प्रोडक्शन जो है यहाँ पर बनता है। उसके बाद कॉटन का प्रोडक्शन जो यहाँ पर होता है। कॉटन टेक्सटाइल इज प्राइम इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर जो है कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो है होता है। 20% ऑफ ऑल अर्न प्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु। हमारे इंडिया में जितने यान मतलब होता है धागे, हमारे इंडिया में जितना भी धागा बनता है उस धागा का 20% कहाँ से बनकर आता है, तमिलनाडु से बनकर आता है। कोयम्बटूर अलोन हैज 91 कॉटन टेक्सटाइल। अकेले कोयम्बटूर में 91 क्या है, कॉटन टेक्सटाइल मिल है। बैंगलोर इज नोन फॉर मेनी ऑफ इंडस्ट्रीज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जहां पर एरोप्लेन वगैरह बनती है, हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान टेलीफोन लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर इक्विपमेंट, इंफोसिस एंड द विप्रो जिसके कंप्यूटर सिस्टम आपने सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। बैंगलोर हैज डेवलप्ड एज इंडिया चीफ कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड स्टेट है वो कौन है, कर्नाटक, और वहां पर भी कौन है, बैंगलोर। बैंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली एक्चुअल में अमेरिका का एक प्लेस है सिलिकॉन वैली, जहां पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है। तो यूएसए में सिलिकॉन वैली, तो इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है, बैंगलोर है, ठीक है।
Other than these industries, the region has bus body building, glass producing, China rockets, cotton garments, rail coaches, India's largest oil refinery center, petroleum processing center located in Chennai in this region. Salem has the large steel plant, fertilizer producing unit. इतने सारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है क्या है, डेवलप्ड है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेंगलुरु में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज वर्क अराउंड द क्लॉक। आज के डेट में जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा, हर फील्ड में, चाहे टीचिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो, ट्रेड का फील्ड हो, प्रोडक्शन का फील्ड हो, कोई भी चीज हो, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ डज दिस हैपन? और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है 24/7 काम करते रहते हैं, 24 घंटे और 7 दिन काम करते हैं। Companies from New York, USA has tied up with the companies in the Bangalore, India to work together on the software development. न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका की कुछ कंपनीज जो है वो हमारे इंडिया के बेंगलोर की कुछ कंपनीज के साथ मिलकर क्या करती हैं, टाई अप करके जो है काम करती हैं। When it is daytime in Bangalore, it is midnight in America. अब आपको पता है कि जब बेंगलुरु में मतलब हमारे इंडिया में जब दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी, और जब अमेरिका में रात होगी तो हमारे इंडिया में दिन होगी। तो ये चीज चलते रहती है, अगर इंडिया में रात है तो वहां दिन है, वहां दिन है तो यहाँ रात है। पीपल वर्क इन शिफ्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ द टाइम डिफरेंस। तो लोग क्या करते हैं, सर्विस जो है इफेक्ट ना हो करके लोग शिफ्ट में काम करते हैं। कैसे शिफ्ट में काम करते हैं, देखो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू वर्क एंड कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। और शिफ्ट में काम करना कैसे पॉसिबल होता है, इन्हीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। कैसे, देखो, इट इज लाइक वर्किंग फ्रॉम अ नेक्स्ट डोर ऑफिस व्हेन यू आर एक्चुअली हाफ वे राउंड द ग्लोब। दिस इंडस्ट्रीज हैज बिकम टोटली ग्लोबलाइज्ड। This has become possible because of technology, politics, socio-economic change. The main factor decide the location is the availability of the resources, cost, infrastructure. इन सब के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, तो इनके लिए चाहिए रिसोर्सेज, चाहिए पैसा, चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहिए, ये सब जो है चाहिए। अब कैसे अमेरिका की कंपनी और कैसे बैंगलोर की कंपनीज काम करती है, देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अमेजॉन। आप लोग शॉपिंग भी करते होंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट में। तो जब दिन का काम हो, मतलब जब हमारे इंडिया में रात होती है, तो अमेजॉन कंपनी को जितना भी हैंडल करने का काम होता है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क की कंपनी करती है। ठीक है, मतलब किसको ऑर्डर करना है, किसको डिस्पैच करना है, किसको पैसा रिटर्न करना है, किसका कैंसिलेशन है, इस सब को देखने का काम अमेरिका करती है, अमेरिका की कंपनीज करती है। जब अमेरिका में रात होता है तो वहां पे लोग सोएंगे, तो रात को तो भी एक जगह अगर रात हुई तो दूसरे जगह दिन हो रही होगी, तो दूसरे जगह के लोग अमेजोन से ऑर्डर करेंगे, करेंगे कि नहीं? जैसे अभी हमारे पास दिन का टाइम है तो आप अमेजोन से कोई सामान ऑर्डर करोगे, जब रात हो जाएगा तो आप नहीं करोगे, तो दूसरे जगह जो दिन होगा वहां के लोग ऑर्डर करेंगे। तो अमेजोन को ऑर्डर तो मिलते रहेंगे 24 घंटे। तो दिन के समय में इस काम को अमेरिका की कंपनीज हैंडल करती हैं। जब अमेरिका में रात हो जाती है तो हमारे इंडिया में दिन होता है, तो बेंगलोर की कंपनीज इसको क्या करती है, हैंडल करती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है पॉसिबल हो पाता है। ये तो मैंने आपको एक अमेजोन का एग्जांपल दिया, ऐसे ही फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, गूगल का है। तो जहां पर टाइम डिफरेंसेस होती है वहां पर दो दो अलग अलग लोकेशन की कंपनी साइड कर लेती हैं, एक दूसरे के साथ टाई अप करती हैं, और इस तरीके से जो है काम जो है करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।